चलिए जी, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जक्के। और सलाम जक्के में अब बढ़ते हैं आगे और ख़बरों पर आने से पहले आपको एक मौजज़ाती खबर भी बताते हैं, जहां कल रात आसिफ ने आपको ये अपडेट कर दिया कि सड़क का दिलदोज हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन मौजज़ाती तौर पर एक बच्ची भी बच निकली है। इसमें डोडा बटोत कौमी शाहरा पर, जहां पर रगी नाला के मकाम पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक इको गाड़ी देर रात सड़क हादसे का शिकार हुई। हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक हुए, 5 लोगों की मौत हुई। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह कि एक 4 साला बच्ची जो मौजज़ाती तौर बच गई, जिसे एक जख्म तक भी इस तकरीबन 200 फीट गहरी खाई में जो गाड़ी गिरी उसके बीच नहीं। और ये वो बच्ची की तस्वीर है जब वो अस्पताल भी पहुंची थी। बाकी लोगों की भी साथ ही डेड बॉडीज यहां रिकवर करके लाई गई थी। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन मौजज़ाती तौर एक बच्ची यहां बच गई। रगी नाला के मकाम पर जब यह हादसा पेश आया तो हाहाकार पूरे इलाके के अंदर मचा था, क्योंकि कुछ दिन पहले गाड़ी भी ली गई थी और ये मेहमान बनकर डोडा के अंदर बटोत से गए थे और वापसी के दौरान उनके साथ ये दिलदोज हादसा पेश आया। 3 घंटों की मशक्कत के बाद, यानी एक्सीडेंट जब हुआ उसके बाद 3 घंटों के बाद ये बच्ची जो है मिली है और इस बच्ची के ऊपर एक जख्म भी नहीं लगा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी कैसी होगी है। आईना दख्तर अजीत सिंह ये इस हादसे में जो है वो मौजज़ाती तौर पर बची है और ये वाहिद बच्ची है इस गाड़ी के अंदर जो इस एक्सीडेंट के तौर पर बची है। गाड़ी जो है वो डोडा से बटोत की तरफ जा रही थी, जिसमें कुछ लोग सवार थे और उसमें जो है वो रग्गी नाला के पास जो है वो एक्सीडेंट हुआ उसका। और उसमें जो है वो 5 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है और एक बच्ची जो है वो उसमें जो है सरवाइव हुई है, वो बच गई है। वो ऊपर वाले का एक मिरेकल ही है जिसकी वजह से। चलिए, डोडा से बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर 5 लोगों की मौत देर शाम सड़क हादसे में हुई, लेकिन एक 4 साला बच्ची जो मौजज़ाती तौर बच गई और उसे अब वापस अपने घर वालों के हवाले, रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है मुतल्लिका हुकाम की तरफ से। और इंतजामिया से भी देर शाम कुछ लोगों की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी कि अब इस बच्ची के मुस्तकबिल का क्या होगा, ये इंतजामिया को जिम्मेदारी तय करनी होगी और इस खानदान की मदद भी की जानी चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, इन 5 लोगों में एक ही खानदान के 4 थे। बाकी एक खातून जरूर इनसे दूसरे खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर 4 एक ही फैमिली के मेंबर थे जिनकी मौत हुई है और उन्हीं में से एक बच्ची भी मौजज़ाती तौर बच गई है। ये तो डोडा की खबर जो हमने आपको बताई। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात वैक्सीनेशन के उस प्रोग्राम की, मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वो सूरत हाल क्या है, वो आपके सामने रखी। जो वज़ीर सेहत की तरफ से कहा गया था 85 लाख लोगों का आदादोशुमार या जो फिगर्स रखे गए थे सामने, वो एक एक करके आपके सामने रखे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इस वक्त दूसरे मरहले में पहले ही दाखिल हो चुका है, 4 से 5 फरवरी को इसका आगाज हो चुका है। लेकिन यूटी के अंदर पहला मरहला आज खत्म हो रहा है, 16 जनवरी से 16 फरवरी। कुल 62% हेल्थ वर्करों को अब तक वैक्सीन दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि 1 महीने के अंदर 62% लोगों को तकरीबन जो टारगेट था उसके हिसाब से तो दिया गया, लेकिन 50% अपने जो टारगेट सेट थे, जो गोल था कंसर्न डिपार्टमेंट का, महकमा सेहत का, उससे हुकाम अभी भी पीछे है, जो एक बड़ी बात है। जो 50 टोटल है। तो कुल जो टारगेट था महकमा सेहत का वो था 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले के तहत वैक्सीन दिया जाना था, लेकिन उनमें से 50% हेल्थ वर्कर्स जो है जिन्हें अब तक वैक्सीन ओवरऑल दी जा चुकी है और 62% हेल्थ वर्करों को जम्मू सूबे के अंदर जिनको अभी तक कवर किया गया है और कश्मीर सूबे के अंदर तकरीबन 40% ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको अब तक वैक्सीन दिया गया है। मगर एक चीज यहां पर पूरे जो डिपार्टमेंट के अब तक के आदादोशुमार बताते हैं कि 1 लाख का जो टारगेट था 1 महीने के अंदर, या फर्स्ट जो वैक्सीन का प्रोग्राम जब 16 जनवरी को शुरू हुआ था तो सेट टारगेट था कि 1 लाख हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उनमें से तकरीबन अभी भी बहुत पीछे अपने हदफ से
महकमा सेहत है। दूसरी तरफ दोनों सूबों के अंदर जहां पर वादी कश्मीर के मुकाबले जम्मू सूबे के अंदर ज्यादा 62% तक के करीब हेल्थ वर्करों को वैक्सीन दिया गया है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएं कि 4 फरवरी से जहां पर दूसरा मरहला भी शुरू हुआ था फ्रंटलाइन वर्कर्स को और बाकी जो कैटेगरीज में आने वाले लोग हैं उनको दूसरे मरहले में शामिल किया गया था। आज तकरीबन 12 दिनों के अंदर जिन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है और महकमे का मानना है कि तकरीबन 30% लोगों को अभी तक इसमें भी कवर किया गया है। मगर जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी इस पूरे प्रोग्राम के लिए पहले मरहले के तहत उस सेट टारगेट से अभी भी 50% तकरीबन कंसर्न डिपार्टमेंट पीछे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो ज़िला वाइज आपको ये तफसील भी अच्छी लगेगी कि तो सबसे ज़्यादा जो अचीव किया गया है टारगेट वो है सांबा ज़िले के अंदर, जहाँ पर 78% लोगों के अंदर ये वैक्सीन कारी का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया है। और जम्मू के बाद अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर का शुपियाँ इलाका है, शुपियाँ ज़िला है, जहाँ पर 73% वैक्सीन कारी मुकम्मल हुई है एज़ पर द सेट गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेट की गई थी पहले मरहले के तहत। श्रीनगर के अंदर जहां पर कोविड के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 30% अभी तक शेयर जो है वो मुकम्मल हो गया है, यानी 30% लोग ही जो है वो वैक्सीन कारी के लिए सामने आए। तो कुल मिलाकर जब आप रामबन की बात करेंगे तो वहां पर 52% फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये काम मुकम्मल किया गया है। कठुआ, सांबा और शुपियाँ के अंदर 50% टारगेट जो है मुकम्मल करने की बात भी जो लगाई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो सेट टारगेट था उससे बहुत पीछे है। महकमा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा कि देखिए अमला तैनात किया गया और ये जो सेट टारगेट से दूरियां है इसकी बड़ी वजह जो है वो मौसम का मिजाज भी है, लेकिन अब मौसम का मिजाज ठीक हुआ। लेकिन शाहिदीन का मुताबिक और जो जानकार लोग हैं उनके मुताबिक जो सोशल मीडिया पर अफवाहबाजियाँ थी और जो गलत खबरें फैली है उसका भी एक असर और उसका डर जो है वो सीधे सीधे सताया जा रहा है। यही वजह है कि अभी भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है या उसके बाद जो सेकेंड लाइन वर्कर्स के लिए काम शुरू किया गया था वो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर उस मरहले तक नहीं पहुँचा है जिसे आप इत्मीनान बख्श करार दिए सकते हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहाँ से हमारे साथ सईद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, पूरे मुल्क के अंदर वैक्सीन कारी का तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है और मरकजी वजारत सेहत की तरफ से कहा जा रहा है कि हर मुमकिन मदद दी जाएगी ताकि आम लोगों को इस वैक्सीन कारी के दायरे में लाया जाए। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, जम्मू की हालात भी उतनी बेहतर नहीं है, कश्मीर के अंदर भी वैक्सीन कारी उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही है। लोगों के अंदर डर इतना ज्यादा है या हम उतना कैंपेन नहीं कर पाए सही तरीके से ताकि उन गलत खबरों का तोड़ कर सके। ये कट गया था भाई, बड़ा आगे। चलिए, वैक्सीनेशन की बात हो रही है जहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स भी आपके सामने रखे जिनमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और तकरीबन 70% या इससे ज्यादा जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको कवर किया गया। वादी कश्मीर के अंदर जहां पर जनूबी कश्मीर का शोपियां जिला 73% के करीब जो हेल्थ लाइन वर्कर्स थे उनको वैक्सीनेट किया गया जो रजिस्टर्ड वर्कर्स थे। इसके अलावा 78% के करीब परसेंटेज जिला सांबा के अंदर जम्मू सूबे के अंदर बनती है। श्रीनगर के अंदर कश्मीर वादी में यानी कश्मीर डिवीजन को जब आप देखते हैं तो श्रीनगर में सबसे पहला केस भी आया था और कश्मीर के अंदर श्रीनगर ही ऐसा जिला था जहां पर ओवरऑल सबसे ज्यादा केसेस कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए थे। यहां पर अब तक कुल मिलाकर जो तादाद बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले है वो बहुत कम है, बल्कि एज एक्सपेक्टेड वो भी काफी पीछे नजर आती है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ इसी खबर पे है। सैयद तजम्मुल, जो सेट टारगेट्स थे मुतलका हुकाम के उससे अभी भी डिपार्टमेंट काफी पीछे है। क्या जो एतमाद बहाल करना था या एतमाद में लोगों को लेना था उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर कामयाब नहीं हुआ? चूंकि अगर हेल्थ वर्कर्स आगे ना आए तो जब थर्ड फेज स्टार्ट होगा उसमें भी तो खदशात जाहिर होंगे कि आम लोगों को आप कैसे इंजेक्शन लगाएंगे फिर? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि कोविड वैक्सीन कब, कहां और किन लोगों के लिए बनाए गए। अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कोविड वैक्सीन की बात करते हो तो अमूमन उन लोगों को दिया जाता है जो इस बीमारी से मुतासिर हुए होते हैं, यानी अस्पतालों का रुख किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं जम्मू कश्मीर में जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं
उन्हें किस तरह से वैक्सीन दिया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह वैक्सीन पहले मरहले में, दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में उन लोगों को दी गई जिन्हें मुख्तलिफ नामों का इफ्तिखार हासिल है। कोविड वॉरियर्स के बाद, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद आपने कहा कि म्युनिसिपैलिटी है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पहले दिया जाना चाहिए। लेकिन यकीन माने उनमें कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसके बाद जब आप इसकी काउंसलिंग नहीं कर पाए, लोगों तक नहीं ले पाए, इसको अगर अपने सियासी एजेंडे के तौर पर हर मुमकिन कोशिश की कि मुल्क ने पहली बार इस तरह से एक बड़ी कामयाबी हासिल की, लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई और एक सिलेक्टेड सोसाइटी जो है उसको आपने दिया, एक ऐसी सोसाइटी को जो कि पुलिस, सीआरपी या हेल्थ वर्कर्स वगैरह थे उनको लगवाया, जिसकी वजह से एहतियात बहुत ज्यादा लोगों ने की। एक खुसूसी सर्वे के मुताबिक जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में अच्छी खासी तादाद में इस डोज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन श्रीनगर में अभी भी ये तारुफ का मोहताज है, इंट्रोडक्शन का मोहताज है कि कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल करने से किन चीजों से खतरा लाक है, किन चीजों से नहीं। और बेशतर लोगों ने इनकार किया जब उन्हें कहा गया कि आपको कोविड का डोज जो है वो लेना ही लेना है वैक्सीन का। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों को कैंपेन किया जाना चाहिए, काउंसलिंग की जानी चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मैसेज जाना चाहिए, वो मैसेज नहीं जा सका, जिसकी वजह से 16 फरवरी आने के बावजूद भी काफी ज्यादा कोटा जो था वो तकरीबन जाया हुआ, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मुझे लगता है कि एक बड़ी रुकावट ये भी थी, इसे आम लोगों के बजाय वीवीआईपी कोटा कैटेगरी के पास ही जोड़ा गया, जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन तो जो क्या, है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ना, जिन चेहरों को हम देख रहे हैं मीडिया में कि वो वैक्सीनकारी के अमल में अपने आप को आगे रख रहे हैं, चाहे डायरेक्टर्स हो या श्री बाबा शहर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हो, तो ये भी तो एक क्लियर कट मैसेज है। देखिए ये बड़े लोग कर रहे हैं, ये सेफ है, आप भी आइए और आगे कीजिए। और कोविड वॉरियर्स हो या दीगर लोगों, वो भी तो पीछे हो रहे हैं, उनके जहन में डर अभी भी है इसको लेकर, जो शायद इस अमल से भी दूर नहीं हुआ जो हम मीडिया पर दिखा रहे थे। बिल्कुल यही हमारा काबिल जिक्र, जो कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब जब आप किसी बीमारी के लिए वैक्सीन देते हैं तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का मतलब होता है कि आप इस बीमार को खतरा नहीं है। लेकिन जब आप इस वैक्सीन को एक तड़पते हुए एक ऐसी जिंदगी जो इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहा है अस्पतालों में, उसके बजाय आप इसको डिवकॉम ऑफिस तक लेके जाते हैं, डीएम के ऑफिस तक ले जाते हैं, यहाँ तक कि जन्नत अजीम मत्तू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ऑफिस तक ले जाते हैं, आईजीपी कश्मीर तक ले जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी शोबे हैं, इनके बगैर ये काम जो है नहीं हो पाते क्योंकि इन्होंने एक्टिव ऑपरेशन खुद चलाना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आम लोगों को इसका तासुर नहीं मिला। आम लोग ये समझने से कासिर रहे कि कोविड वैक्सीन तो बीमार को दिया जाता है, तंदुरुस्त आदमी को देने की जरूरत क्या थी, ये तो बाद में दिया जा सकता है, ये एडवांस मेजर्स अपनी जगह है। लेकिन जो बीमार इसमें मुलविस है, मुझे लगा उस तक वैक्सीन पहुंचा होता तो इसकी हिफाजत, क्रेडिबिलिटी और इसकी साख जो होती और ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि सेट टारगेट से 50% तक भी तो नहीं कर पाई है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। तीसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, आगे क्या कुछ होगा आपको पल पल का अपडेट जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सियासत की आपको बताते चले थोड़ी सी, क्योंकि सियासी खबर भी बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रामबन पर सबकी नज़र है, रामबन के अंदर इत्तेहाद बने हैं, दो इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, एक इत्तेहाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है और दूसरा आज़ाद इत्तेहाद है। और इन इत्तेहादों के बीच डीडीसी चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन के इंतखाबात होने थे जो गुज़श्ता दिनों नहीं हो पाए, और अब इंतज़ामिया ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 तारीख को, फरवरी की 18 तारीख को अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा जिला रामबन की डीडीसी के लिए। और ये जब ये इंतखाब होगा तो इससे कबल आज के दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जितने भी आपके डीडीसी, इलेक्टेड डीडीसीज हैं जिन्हें वोट करना है, या तो उनका अता पता ही नहीं है या उनके स्विच ऑफ कर दिए गए हैं ताकि खरीद फरोख्त का मामला रुक सके। ये जो क्रॉस वोटिंग का सिलसिला है ये यहाँ पर थमे। पिछली बार काफ़ी बड़ी उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को थी कि शायद आसानी के साथ वो यहाँ पर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो बहुत सारे लोग मैदान में ही नहीं थे, कोरम पूरा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोबारा नोटिफिकेशन निकालनी पड़ी। और ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 फरवरी अब इंतखाब होगा। लेकिन सियासी तौर पर
कितने लोग विजिबल हैं और कितने अनविजिबल है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसको जानने के लिए सीधा नदीम के पास चलते हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया। 18 तारीख दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब ने अब नोटिस दे दी है कि जनाब 18 को आइए, इंतखाब कीजिए कि आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। लेकिन खबर ये कि अक्सर डीडीसी स्विच ऑफ करके बैठ गए हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कहां पर है। जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जिस तरह से हम डीडीसी रामबन की बात करें, क्योंकि पिछले दिन नोटिफिकेशन निकली थी तो 13 तारीख को बताया गया था कि जी इलेक्शंस यहाँ पे होंगे चेयरपर्सन के और डिप्टी चेयरपर्सन के। लेकिन हमने देखा कि उस दिन जो आजाद इत्तेहाद के लोग हैं या फिर दूसरी तरफ हम देखें जो बीजेपी पार्टी के लोग थे वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि उस वक्त जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ था वो सभी लोग 8 लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन कोरम के लिए 10 लोग चाहिए थे, जिस वजह से ये सब यहाँ पे इलेक्शन का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो पाया। हालांकि उसके बाद दोबारा से नोटिफिकेशन निकाली गई और नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 तारीख को, यानी जो आने वाले 18 तारीख है, उस दिन जो है इंतखाबात होंगे चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन के। लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक चीज देखी कि बीजेपी जहां दावे कर रही थी कि रामबन के अंदर हमारा ही जो चेयरमैन होगा, आजाद इत्तेहाद ये कह रहा था कि रामबन के अंदर चेयरमैन हमारा ही होगा, लेकिन वो सब चीजें हमें देखने को नहीं मिली। अगर 13 तारीख की बात करें, उस दिन कांग्रेस और जो एनसी के कैंडिडेट्स थे, 8 के 8 कैंडिडेट्स कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे थे जहां पे इलेक्शन होना था, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स वहां नहीं पहुंच पाए। हालांकि हमारी बीजेपी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामबन है उनसे बात हुई तो उनका साफ ये कहना था कि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इतने नंबर्स नहीं है कि हमें मेजॉरिटी मिले, और जब तक हमें मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो तब तक हम इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में जो दोबारा से इलेक्शन की जो री नोटिफिकेशन निकाली है, एक नोटिफिकेशन निकाली कि री इलेक्शन होगा, तो सॉरी इलेक्शन जो है होगा, क्योंकि पहले मुलतवी कर दिया गया था। और इसमें ये चीज है, पहले तो कोरम के लिए 10 मेंबर्स चाहिए थे, 2/3, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि अब सिर्फ 7 ही लोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस के लिए बेहतर बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस वक्त अच्छा जी, ये भी बताइएगा नदीम, बड़ी बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुल्क के अंदर जब इंतखाब हुए बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, तो एमएलएज को एक होटल से दूसरे होटल ले जाया गया, उनको जी अपने अपने तरीके से दूर रखा गया ताकि किसी भी तरीके से वो टूटे ना और किसी भी तरीके से वहां पर एंटी डिफेक्शन जो है वो ना हो, वो डिफेक्शन ना हो पार्टियों के अंदर। तो ये जो सवाल आज रामबन का है, यहाँ पर भी सवाल वैसा ही है कि चंद लोगों को उठाया गया है, डीडीसीज को जो है कहीं सेफ मकाम पर रखा गया, उनके साथ मशावरत की जा रही है पार्टियों की तरफ से, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को और लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को? जी बिल्कुल गौर साहब, ये बात जाहिर सी बात है कि जब हमने देखा पिछले दिनों जब आजाद इत्तेहाद और बीजेपी का जो दावा है वो बड़ा मजबूती से कह रहे थे कि हम ही रामबन में चेयरपर्सन बनाएंगे जो हमारा चेयरमैन होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उन्होंने अपने जो भी डीडीसी जो कामयाब हैं उन्हें जम्मू ले जाया गया, और 13 को यहाँ पे वोटिंग होनी थी तो 12 की रात को उन्हें यहाँ पहुंचाया गया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी तक उन लोगों के फोन, मैक्सिमम लोगों के फोन स्विच ऑफ हैं, वो लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। और वजह यह है कहीं ना कहीं, अगर कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई तो उनका ये कहना है कि हमें कॉल्स आ रही हैं। हालांकि ये तो पब्लिक में भी जिस दिन इलेक्शन था 13 की डेट में, तो उसके बाद डीडीसी चेयरमैन जो डीडीसी काउंसलर थे वो बाहर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें कॉल्स के जरिए से तंग किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। लेकिन अब हम ना तो आजाद इत्तेहाद को सपोर्ट करने वाले हैं ना तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े, और जब हमारे साथ डीडीसी जुड़ेंगे, हमारे पास मेजॉरिटी होगी, उसके बाद ही हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के इस स्टेटमेंट से, इस बात से ये चीजें भी साफ हो जाती है कि कोशिश करें कि किसी भी तरह से लोग उनके साथ जो डीडीसी कामयाब हुए हैं वो उनके साथ जुड़े और वो ही रामबन के अंदर अपनी जो बहुत बहुत शुक्रिया बनाए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि सियासी तौर पर क्या कुछ जिला रामबन के अंदर चल रहा है और किस तरीके से पॉलिटिक्स वहाँ पर गर्म हो रही है। बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो बात ज़रा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी आपको बताते चले, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन दिनों दौरे पर है और मिशन सयाहत और सकाफत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जब बात कर रहे थे तो बताया कि 370 ने अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी अकरबा फरवरी को जोर दिया था, और 370 35 से ख़त्म होने के साथ ही मामला ठंडा हो गया है। अब जम्मू कश्मीर की फ़िज़ाएँ और हालात बदल रहे हैं, यहाँ पर सरमायाकारी के लिए भी माहौल बन
बन रहा है और तिजारत करने के लिए भी एक साजगार निज़ाम को कायम किया गया है। जहां पर एक किताब रिलीज करने के मौके पर उन्होंने इन ख्यालात का भी इजहार किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब पूरी तरीके से निज़ाम बदला है, हवा बदली है और 370 के खात्मे के बाद यहां पर एक बड़ी तब्दीली का इम्कान जो नजर आ रहा था उसकी तरफ इंतजामिया बढ़ रही थी। अपने आदाब जरूर उन्हें बताए, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर बॉलीवुड की सरगर्मियां बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया है। मुंबई और दिल्ली के अंदर जहां मुलाकातें अगले 24 घंटों के अंदर मजीद देखने को मिलेगी। मुंबई में जहां पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता कुछ मारूफ शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की, डायरेक्टर इम्तियाज अहमद के साथ साथ एकता कपूर और बाकी लोगों से मुलाकात हुई और जम्मू कश्मीर आने की न सिर्फ इन लोगों को दावत दी गई बल्कि खुद सरकार ने इस चीज़ की जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों को अगर नुकसान से बचाना है, फ़ायदा पहुंचाना है, तो कम से कम इस तरह की एक्टिविटीज़ जो बॉलीवुड से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं उनको दोबारा यहां पर शुरू करना, बहाल करना, ताकि 80 और 90 की तरह यहां पर भी फिल्मों की शूटिंग के लिए दोबारा ऐसा माहौल तैयार किया जाए। इसके लिए यकीन दहानी फिल्म डायरेक्टर्स को कराई गई, बाकी लोगों को कराई गई और कुछ इन्वेस्टर्स से भी मुलाकात हुई है। इधर दिल्ली के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मुलाकात करेंगे, जहां पर माना जा रहा है कि न सिर्फ इन्वेस्टर्स से मुलाकात होगी, जहां पर मुंबई में बॉलीवुड की सरगर्मियों को कश्मीर के अंदर बढ़ावा देने पर बात हुई, तो दिल्ली के अंदर भी कई अहम लोगों से मुलाकात 24-48 घंटों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुतवक्को है। के अंदर रहेंगे और मिशन जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। वहीं पर अब यह साफ हो रहा है कि दिल्ली के अंदर बैठने की बड़ी वजह क्या कुछ है, क्योंकि खबर यह है कि बजट इजलास का दूसरा मरहला 8 मार्च से होगा शुरू दिल्ली के अंदर और 8 मार्च के सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलहदा तौर पर बजट निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है और मशावरतों का सिलसिला लगातार जारी है और मशावरत के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट फिलहाल तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए, जो मरकजी वजीर खजाना पेश करेंगी। और इससे पहले मशावरत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आला ओहदेदार लगातार वजारत दाखिला और वजारत खजाना के साथ कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए ऐवान के सामने रखा जाएगा हिसाब और किताब। 8 मार्च को जब दोबारा बजट सेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा तो हिसाब किताब बही खाता खोलेंगी निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर का और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई अहम प्रोजेक्टों के बारे में भी अनाउंसमेंट हो सकती है। आपको याद होगा जब मुल्क का बजट उन्होंने रखा था, पूरी सलामती सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की थी, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से मुख्तसरन बात हुई थी और हर एक को यह अंदाजा था कि शायद बजट के अंदर इतना ही है, बाकी एलोकेशन आनी है। लेकिन अब साफ कर दिया गया है वजारत खजाना की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर भी और वजारत खजाना दिल्ली की तरफ से कि निर्मला सीतारमण अलहदा तौर पर पेपर सामने रखेंगी, बजट एलोकेशन और स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू करेंगी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के अंदर तंजीम नौ के बाद जो मामले सामने आए हैं और तरक्याती मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है उस पर किस तरीके से रुकूमात दी जाएंगी, क्या कुछ हाथ में लिया जाएगा, ये अब 8 मार्च के बाद जब दोबारा दूसरा सेशन होगा तो उसमें जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जा सकता है। और यही वजह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दिल्ली मिशन जो है वो इन दिनों काफ़ी अहमियत का हामिल है। न सिर्फ इतना बल्कि माना जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होने जा रही है जिसका ऐलान आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हो सकता है। सालाना बजट 2020-21 का आपको याद होगा कि 1.1 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, जिसमें बताया था कि 14% 2019-20 से ज्यादा है, लेकिन इस बार 1.25 लाख करोड़ रुपए जो इस बार अनाउंस हो सकते हैं। और पिछले जो करंट साल चल रहा है, साल 2020 और 21 के मुकाबले 2021-22 का जो बजट होगा वो एनुअल बजट, सालाना बजट जो पेश किया जाएगा, माना जा रहा है कि तकरीबन पिछले के मुकाबले इस बार उसमें दुगना इजाफा किया गया, बल्कि 1.1 लाख करोड़ रुपए जो साल 2020 और 21 का था वो बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक इस बार मरकजी सरकार ने बढ़ाया है। चलिए, ये तो दिल्ली से खबर थी और बजट के हवाले से हम आपको बात बता रहे थे। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बजट के साथ साथ आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा,
कैसे पड़ेगा बताएंगे आपको, टैक्स के हवाले से खबर, और साथ साथ मुलाजिम भी बाखबर हो जाए। आपको तो हर दिन हम अपडेट कर रहे हैं, आज एक और अपडेट लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ साथ फोन लाइंस भी हमने खोल दी हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो सीधे आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेना भी शुरू करेंगे ताकि आप अपनी बात हुकूमत तक एहसन तरीके से पहुंचा सकें।